देख निशा, तेरे मायके में ये सब चलता होगा, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। ये मेरा घर है तो यहाँ मेरे नियम ही चलेंगे। तेरी माँ रखी हुई साड़ियाँ दे देती है, पर मैं तो अपनी समधन को नई साड़ी ही भेजूंगी। तू मुझे 5,000 रुपये दे दे। दिलीप से मैंने बात कर ली है। देखना, सुंदर सी साड़ी लाकर मैं सुमन की सास को खुश कर दूंगी। उसकी सास उससे खुश रहेगी तभी तो मेरी बेटी वहां खुशी से रह पाएगी। अब तू भी अपने मायके वालों की तरह कंजूसी मत कर। निशा का माथा फिर से ठनक गया और अब उसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो अपनी सास कलावती जी को 5,000 रुपये दे दे। उसने अलमारी से पैसे निकाले और अपनी सास को दे दिए। बात छोटी सी थी। निशा के ननद सुमन का शादी के बाद पहला जन्मदिन था और कलावती जी ने सुमन के लिए तो सोने की चेन बनवा ली थी और वो उसकी सास को भी महंगी साड़ी उपहार में देना चाहती थी। निशा ने समझाया कि ये तो दीदी का जन्मदिन है तो उस पर भी उनकी सास को साड़ी देने की क्या जरूरत है। पर कलावती जी समझना ही नहीं चाहती थी। उन्हें तो अपनी समधन जी को खुश रखना था। वो उन्हें किसी ना किसी बहाने से उपहार भेज ही देती थी। निशा ने यह भी कहा कि ठीक है, आपको साड़ी भेजनी हो तो शादी में इतनी साड़ियां बच गई है, कुछ सुमन अपने साथ नहीं लेकर गई तो उसी में से भेज दीजिए, बेकार ही खरीदने की क्या जरूरत है। इसी बात पर कलावती जी गुस्सा हो गई कि मैं अपनी समधन को अच्छी साड़ी भेजूंगी, तेरी माँ की तरह रखी हुई साड़ी नहीं भेजूंगी। ये बात कहकर कलावती जी ने आज फिर निशा के मायके वालों का अपमान भी कर दिया और ये भी जता दिया कि तेरी माँ तो रखी हुई साड़ियां ही भेजती है। फिर ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। घर में कुछ भी बात होती थी, कुछ भी तनाव होता था, कलावती जी आदतन निशा के मायके वालों को घसीट ही लेती थी। उनकी यही बात निशा को बहुत अखरती थी। समधन जी को देने में बुराई नहीं थी, पर बेटी की मां को अपने बेटे का घर और बजट भी देखना चाहिए। बेटी का घर भरने के लिए बेटे का घर तो खाली नहीं किया जा सकता है। पर कलावती जी ये सब ना सुनने को तैयार है, ना ही समझने को तैयार है। निशा की अभी 2 साल पहले ही दिलीप से शादी हुई है। दिलीप की बैंक में नौकरी है और उनके पिताजी की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी। मां ने दोनों बच्चों को संभाला और परवरिश की। सुमन की जिद थी कि पहले घर में भाभी लाओ, फिर ही वो शादी करके जाएगी। दिलीप की शादी के साल भर बाद सुमन की शादी हो गई। दिलीप ने शादी में कोई कसर ना छोड़ी ताकि अपनी मां और छोटी बहन को खुश रख सके। पिताजी केवल ये घर छोड़कर गए थे, बाकी की सेविंग उनके इलाज में लग गई थी और उन्हें बचाया भी नहीं जा सका था। कलावती जी बेटी की शादी से बहुत खुश थी। मन भर कर बेटी के ससुराल में दिया था। उनका मानना था कि बेटी को जितना दोगे उतना ही उसे ससुराल में प्यार और सम्मान मिलेगा। निशा को उनके देने से कोई दिक्कत नहीं थी, पर अनाप शनाप देने से घर का बजट ही हिल जाता था। एक दिन सुमन अपने सास ससुर के साथ अपने मायके आई थी। वहीं किसी रिश्तेदार की शादी थी, तो निशा को लगा कि सब लोग खाना तो शादी वाले घर में ही खाएंगे, तो उसने नाश्ते की तैयारी कर ली। जब सब लोग आए तो निशा ने प्रेम से नाश्ता करवाया और अपना काम करने लगी। जब वो रसोई में थी तो कलावती जी ने टोका, बहू खाने की तैयारी कर ले। निशा भी बोली, मम्मी जी ये लोग खाना तो शादी वाले घर में ही खाएंगे, तो फिर खाने की तैयारी करने का क्या मतलब है? मुझे सुमन दीदी ने खुद कहा था। बहू ये सब तेरे मायके में चलता होगा कि समधी और समधन जी से खाने की ना पूछा जाए। हमें तो हमारा फर्ज निभाना है, खाने की पूछना नहीं है। खाना तैयार रखना है ताकि उनको ये ना लगे कि हमने कोरा खाने का पूछा है, खाना बनाया ही नहीं। तू फटाफट 4 सब्जी, रायता और सलाद बना दे, मैं दिलीप से मिठाई मंगवा लेती हूँ। जब नाश्ता करने के बाद कुछ घंटे आराम करके वो लोग जाने लगे तो कलावती जी ने कहा, समधन जी खाना तैयार है, आप लोग खाकर जाइए। निशा ने कितने प्यार से आप सब लोगों के लिए कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, काजू करी और मिक्स वेज सब्जी बनाई है, साथ में रायता और पुलाव भी है। आप बहू के हाथ का खाना खाइए, खाते रह जाएंगे।
समधन जी वो खाने को देखते हुए बोली, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? हम शादी में लंच पर ही आए हैं। अब शादी वाले घर में भी तो जाना है और खाना भी खाना है, तो अगली बार आएंगे। हम तो आपसे मिलने आए हैं। हम रात तक शादी में रहेंगे और कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। सुमन की सास ने कहा और वो लोग चले गए। कलावती जी बहुत खुश थी, पर निशा बहुत परेशान थी। बेकार ही मेहनत करवा दी और घर में 3 लोग ही तो है। इतना सारा खाना अब कौन खाएगा? निशा का मन तो किया कि वो अपनी सास को 2 शब्द सुना दे, पर दिलीप ने मना कर रखा था कि मम्मी को कभी कुछ मत कहना, इसलिए वो सब सुनकर भी चुप रह जाती थी। निशा घर संभाल रही थी। उसे सफाई में पुराने पर्दे मिले तो उसने पुराने पर्दों से कुछ थैले सिलवा लिया, क्योंकि हाथ से सिलवाए गए थैले बाजार में मिलने वाले थैलों से मजबूत होते हैं। जब थैले सिलकर आ गए तो उसने सास को दिखाए तो कलावती जी ने फिर से ताना मारा, बहू ये सब तेरे मायके में चलता होगा। कंजूसी की हद हो गई। बाजार में इतने सुंदर थैले मिलते और अब तो दिलीप भी कितना कमा रहा है। तुम फालतू की कंजूसी करती हो। नए और अच्छे थैले खरीद कर ले आती। तेरे मायके में ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों के थैले सिलवाए जाते होंगे, तभी तुझे आदत है। कलावती ये कहकर कमरे में चली गई। आज तो निशा की आंखें भर आई। दिलीप वहीं सोफे पर बैठा था तो उसे भी यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। रात को निशा चुप थी। दिलीप उसकी पीड़ा को समझ रहा था। दिलीप, हमारे घर का सिस्टम ही उल्टा है। मैं बहू होकर पैसा बचाने की कोशिश करती हूँ और मम्मी जी पैसा फालतू खर्च करती है। मैंने मेरे मायके में हिसाब से चलना सीखा है। मुझे लगा पापा जी तो है नहीं, मम्मी जी ने आपको और दीदी को पाला है तो उन्होंने घर देखकर चलाया होगा, पर यहाँ तो कहानी ही दूसरी है। मैं जो करती हूँ उन्हें पसंद नहीं आता है तो साफ कह दे, मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। पर हर बार मेरे मायके वालों को बीच में घसीटना और उन्हें ताना देना जरूरी है क्या? मुझसे यह सब सहन नहीं होता है। मुझे मम्मी जी को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपने हिसाब से मम्मी से बात कर लो, पर उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पापा के बिना उन्होंने बहुत समझौते करके जीवन बिताया है और अब मेरी नौकरी लगी है तो वो अपने सभी अरमान पूरे करना चाहती है। दिलीप ने उसे समझाया। कुछ दिनों बाद निशा की ननद सुमन रहने के लिए मायके आई तो निशा उनकी खातिरदारी में लग गई और ननद का मनपसंद खाना बनाकर खिलाती थी और सुमन का बहुत ध्यान भी रखती थी। एक सुबह उठकर निशा रसोई के काम में लग गई। उसने दूध गैस पर चढ़ाया और नाश्ता बना रही थी। फ्रिज से सब्जियां निकाली और उन्हें धोने लगी। तभी कलावती जी रसोई में आई। अरे ये क्या, इन पुरानी सब्जियों से मेरी बेटी के लिए नाश्ता बनाओगी? ये सब तेरे मायके में चलता होगा। मेरी बेटी को ढंग का और ताजी सब्जियों से बना नाश्ता बनाकर खिलाना। तेरे मायके की तरह हमारे घर में कोई कमी नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन भी हैरान थी। तभी निशा बोल पड़ी, मम्मी जी बहुत हो गया। आप मेरे और आपके झगड़े में हमेशा मेरे मायके वालों को बीच में क्यों ले आती है? आपको मुझसे लड़ना है तो सीधे ही लड़ा करे। मेरी कोई बात पसंद नहीं है तो मुझे कहे, पर हर बार मायके वालों को ताना देना, उनका अपमान करना, ये तो ठीक नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको मेरे मायके वालों से क्या दिक्कत है। आप उससे ऐसा व्यवहार क्यों करती है? मेरी किसी बात से गुस्सा है तो मुझे डांटिए, समझाइए। मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। आप बड़ी है, मेरी सास है। आपका पूरा हक है मेरे ऊपर। आप मुझे कुछ भी कह सकती है, पर इस तरीके से कहेगी तो मेरे दिल में आपके लिए इज्जत कम हो जाएगी। निशा की बात सुनकर कलावती जी गुस्सा हो गई और अपनी बेटी सुमन की ओर देखकर बोलती है, देख ले तेरी भाभी का व्यवहार, मेरे साथ कैसे जबान लड़ाती है। आजकल की लड़कियों को तो जरा भी तमीज नहीं है। मम्मी, भाभी गलत नहीं कह रही है। पहले आप उन्हें यह सब बोलती थी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। पर अब मुझे भी फर्क पड़ता है। मैं भी ससुराल चली गई हूँ। मैं ससुराल वालों का पूरा सम्मान करती हूँ, दिल से उनकी सेवा करती हूँ। अपनी सास को माँ ही समझती हूँ। उनके अनुसार हर काम करती हूँ।
वो लोग मुझसे खुश रहते हैं और मैं उनसे खुश रहती हूँ। भाभी भी तो ये सब करती है, पर बदले में उन्हें ताने ही देती हो। कोई भी बहू ससुराल में खुश रहती है, पर जब बात बात पर उसके मायके वालों को ताने दिए जाए तो उसे सहन करना बड़ा मुश्किल है। 2 दिन से मैं यही सब देख रही हूँ। जब मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा है तो भाभी को कितना बुरा लग रहा होगा। कोई भी बेटी अपने मायके वालों के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकती। मम्मी, मेरे ससुराल वाले भी ऐसे ही दिन भर मेरे मायके वालों को ताने देंगे तो मैं भी बोल पड़ूंगी। मेरी भी जुबान खुल जाएगी। मैं भी अपने मायके वालों के पक्ष में बोलूंगी। मम्मी, भाभी के मायके वालों के घर का माहौल अलग है और यहाँ का माहौल अलग है। अब इतने साल भाभी मायके रहकर आई है तो थोड़ा बहुत मायके का असर तो रहेगा ही। वो उस हिसाब से काम कर रही है। आपको उनका ये तरीका और सोच पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से उन्हें समझाइए। अब उन्हें इसी घर में तो रहना है, उसमें मायके वालों को घसीटने की क्या जरूरत है। अभी मुझे भी मेरे ससुराल वाले आप लोगों के लिए कुछ कहेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी, आपका भी तो मायका है। दादी ने कभी आपके मायके वालों के लिए कुछ नहीं कहा, कभी मेरे ससुराल वाले भी आपके लिए कुछ नहीं कहते, तो फिर आप रोज रोज भाभी का दिल क्यों दुखाते रहती हो। तभी दिलीप भी बोलता है, मम्मी, ज्यादा कुछ बोल दूं तो मुझे माफ कर देना। मैं भी कई दिनों से ये सब देख रहा हूं। निशा मेरी सैलरी और बजट देखकर कुशलता से घर चला रही है, जबकि उसके मायके में पैसों की कोई कमी नहीं है। चाहती तो वो भी पैसे उड़ा सकती थी, पर उसे मेरी और इस घर की फिक्र है। सभी रिश्ते भी निभा कर चल रही है। वो आपके और सुमन के लिए कभी कुछ गलत नहीं बोलती, तो फिर आप हर बार उसके मायके वालों को हर झगड़े और छोटी बड़ी बात में बीच में क्यों ले आते हो। इतने दिनों ये चुप रही, पर अब इसके सब्र का बांध टूट गया। मैंने ही इसे समझाया था। अपनी बहू दिलीप और सुमन की बात सुनकर कलावती जी चुप हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि वो अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रही थी। उनके अपने बच्चों ने उन्हें आज आईना दिखा दिया। उन्होंने निशा की ओर देखा तो उन्हें आत्मग्लानि महसूस हुई। बहू, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, ना ही ऐसा बोलना चाहिए था। मैंने तेरा बड़ा दिल दुखाया है, पर अब और नहीं। तू तो इस घर का भला चाहती थी, घर को अच्छे से चला रही थी, और एक मैं हूं जो एक स्त्री होते हुए तेरा दर्द ना समझ पाई। हर स्त्री को अपना मायका बहुत प्यारा होता है, मुझे भी है। आगे से ऐसा नहीं होगा। कहते कहते कलावती जी ने सुमन और निशा दोनों को गले लगा लिया।